हेलो अचीवर्स, F4 के स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। और आज की ये क्लास होने वाली है एक बेहतरीन डेरिवेशन के साथ, और जो कि हमारी वैद्युत द्विध्रुवीय कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें दो कंडीशन होती है, पहले एक अक्षीय स्थिति और एक दूसरी निरक्षीय स्थिति। तो आज हमारी चलने वाली अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति इन डाउन पोजीशन वाली के लिए हम देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, टाइम वेस्ट करना बिल्कुल नहीं। देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले ये करते हैं कि एक हेडलाइन को पढ़ते हैं और जैसे ही जो कुछ मिलता जाए वैसे हम काम करेंगे। देखिए, इसमें लिखा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो निकालना किसके कारण है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। तो देखो, एक वैद्युत द्विध्रुव हम बना लेते हैं। यहाँ पर एक ये हुआ -Q और ये हुआ +Q, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरे पास हो गई 2L, और इसका नाम मैं दे रहा हूँ A और B। वैद्युत द्विध्रुव का नाम होगा AB, ठीक है। और इसका मध्य बिंदु O है। अगर ये देखा जाए कि ये अगर AB की दूरी 2L है तो मध्य बिंदु ये O है, तो आधी L इधर हो गई होगी, आधी दूरी इधर हो गई। तो 2L में से L इधर चली गई और L इधर आ जाएगी। तो यहाँ से अगर हम इतने की बात करें, यहाँ से यहाँ तक की, तो ये दूरी L हो जाएगी इधर, और यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो ये भी दूरी हो जाएगी हमारे लिए L। तो दोनों ओर L L दूरियाँ हो जाएंगी, ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे कि देखो, वैद्युत द्विध्रुव तो मिल गया मुझे, फिर कह रहा है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर निकालना होगा। तो मैंने माना कि यहाँ से इस वैद्युत द्विध्रुव से कुछ दूरी पर एक बिंदु होगा P, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। तो मान लेते हैं कि इस वैद्युत द्विध्रुव से, और अक्ष की बात करते हैं तो पहले अक्ष समझ लेते हैं, क्योंकि पहले कौन सी स्थिति? अक्षीय स्थिति। तो अगर मैं आपसे वैद्युत द्विध्रुव की बात करूं तो ये -Q +Q बन गया। तो अक्ष का मतलब ये होता है जिधर वैद्युत द्विध्रुव की दिशा होगी, वैद्युत द्विध्रुव आगोड़ की दिशा होगी, ठीक उधर की ही ओर लेना है आपको, तो वो अक्ष कहलाता है। तो इसका मतलब ये है कि पहले हम इसके लिए वैद्युत द्विध्रुव आगोड़ की दिशा देख लें। तो वैद्युत द्विध्रुव आगोड़ एक सदिश राशि और उसकी दिशा -Q आवेश से +Q आवेश की ओर होती है। अगर हम बनाना चाहें तो इधर से ऐसे दिखा सकते हैं, ये है वैद्युत द्विध्रुव की दिशा। अगर आपसे कहे कि वैद्युत द्विध्रुव की दिशा ये है और अक्ष का मतलब इसी दिशा में चला जाए, तो ऐसे चले तो यहाँ कहीं मिल जाए तो वो होगा हमारे लिए अक्ष। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से अक्ष के लिए एक दिशा थोड़ी दूर पर बना लेते हैं, एक बिंदु पहले, और वो बिंदु मान लेते हैं यहाँ कहीं पर है, जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहाँ पर ये हो गया पॉइंट O। अब हम आपसे ये कहें कि वैद्युत द्विध्रुव कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, ये बात हमें पता चल गई। दूसरी बात ये है कि अगर हम कहीं पर निकाल रहे हैं कि ये बिंदु P पर निकाल रहे हैं, तो हमें जब वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालेंगे तो उसके सेंटर से उस बिंदु तक की दूरी पहले आपको लेनी है। अगर इस बिंदु P की दूरी भी तो कुछ होनी चाहिए वैद्युत द्विध्रुव से, तो वैद्युत द्विध्रुव के सेंटर से लिया जाता है, जो कि मध्य बिंदु। अगर मध्य बिंदु से बात करें तो इसका मतलब यहाँ से हम इधर की ओर चलें और यहाँ तक की दूरी की बात करें तो मान लेते हैं ये दूरी कितनी हो गई? R हमारे लिए। कितनी हम मानेंगे? R। कि वैद्युत द्विध्रुव के सेंटर से बिंदु P कितनी दूरी पर है? r दूरी पर। अब आपसे हम ये कहें कि जब वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालोगे तो ये वैद्युत द्विध्रुव कारण कैसे निकालोगे? अगर हम ये कहें कि इस पे दो आवेशों से मिलकर बना होता है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर रखे होते हैं, उस निकाय को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। और वैद्युत द्विध्रुव बना किससे होता है? -Q और +Q आवेश के कारण। तो वैद्युत द्विध्रुव दो आवेशों से मिलकर बना होता है, -Q और +Q। तो अगर इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालें, इसका मतलब -Q और +Q के कारण इस पर निकालेंगे कि +Q आवेश के कारण इस पर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, -Q के कारण कितनी होगी, और दोनों का अगर परिणामी निकाल दे तो दोनों आवेशों से मिलकर क्या बना? वैद्युत द्विध्रुव। तो उनके परिणामी से निकल के आएगा जो डेरिवेशन, वो हमारा कहलाएगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम क्या करते हैं, अगर हम +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो आपको इस +Q आवेश से इस बिंदु P तक की दूरी चाहिए होगी, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है कि इससे पहले वाले डेरिवेशन में कि अगर आपके पास कोई बिंदु आवेश Q रखा है
उससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, तो उसके लिए वैद्युत क्षेत्र का हमने डेरिवेशन किया था, वो आया था E बराबर 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर, ये निकला था। इससे मतलब सिर्फ इतना ये है कि आप जिस आवेश के कारण जिस बिंदु पर निकालते हो, तो उस आवेश से लेकर उस बिंदु के बीच की दूरी आपको पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण इस तक निकालेंगे यहाँ पर कि कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो रही, तो प्लस क्यू आवेश से लेकर बिंदु पी तक की दूरी की जरूरत पड़ेगी। अगर अब आपसे हम कहें कि ये दूरी आपको टोटल इतनी आर पता है, अगर ये दूरी r है, हमें जरूरत कितनी है, देखो यहाँ से B से P तक की जरूरत है, कितनी, B से P तक। अगर प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो B से P तक की जरूरत पड़ेगी। और B से P कैसे निकालोगे, O से P तक की दूरी देखो कितनी है, O से P तक की r है। अगर हम BP की वैल्यू निकालें, BP, तो B से P, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, OP इतनी, O से P, और यहाँ में से इतनी घटा देंगे, OP माइनस OB लिख सकते हैं, OP माइनस OB। और यहाँ से अगर हम आप देखें तो कितना आएगा, OP की वैल्यू कितनी है मेरे लिए, OP की वैल्यू कितनी है, ये देखो OP R है, माइनस OB की वैल्यू कितनी है, O से B तक की दूरी, तो O ये है, B ये पॉइंट है, OB की दूरी कितनी है L, तो ये L हो जाएगी। तो इस तरह हमें पता चलेगा कि जो BP की दूरी है वो कितनी है, R माइनस L। इसका मतलब ये हुआ कि प्लस क्यू आवेश से बिंदु P कितनी दूर पर है, R माइनस L दूरी पर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम आसानी से नोट डाउन कर लेते हैं कि इस बिंदु P से यहाँ तक की दूरी, P तक की दूरी, बिंदु B से P तक की दूरी कितनी होगी, R माइनस L। ये कितनी दूरी होगी हमारे लिए, R माइनस L। ठीक, अब जब हम निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, तो हमें माइनस क्यू वाले से P तक की दूरी की चाहिए होगी, जिस आवेश से निकाले उस आवेश से बिंदु P तक की दूरी चाहिए। तो यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की जरूरत पड़ेगी, मतलब A से लेकर P तक की जरूरत पड़ेगी। और AP हम कैसे निकालेंगे, देखो अगर हम AP की बात करें, AP की, AP, तो AP को कैसे लिख सकते हैं, देखो AP को क्या हम OP इतनी प्लस कर दें, यहाँ से यहाँ तक कर लें, AO प्लस OP, तो ये टोटल क्या बन जाएगी, A से P। तो क्या हम लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, OA प्लस OP, ये लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम बात करते हैं कि OA, ये है OA और ये OP, तो ये बन जाएगा OA प्लस OP। तो इस तरह से हमें ये AP टोटल दूरी पता चलेगी। अब आपसे हम ये कहें कि OA है कितना, OA ढूंढो, देखो ये O है, ये A है, OA कितनी दूरी है, L, तो ये लिखेंगे L प्लस OP कहाँ है, O से P, अब O से P ये नीचे देखो R, तो ये कितनी आ जाएगी R। इस तरह पता चलेगा आपको कि AP की वैल्यू कितनी निकालनी है, L प्लस R। इतना हो जाने के बाद हम इस चित्र को दर्शा देते पूरा अच्छी तरह से कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दूरी कितनी आएगी, R प्लस L, R प्लस L, इतनी दूरी हो गई। अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे। देखो लिखना कैसे है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, इनके बीच की दूरी 2L है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, ये है लिखने का तरीका। अब बात आती है कि आपको दो आवेश हो गए तो दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो सकती है या एक है, कैसे है, तो आप दिशा ज्ञात करो पहले। तो अगर ये प्लस क्यू आवेश है और आप इमेजिन करो कि यहाँ पर हम कौन सा आवेश रख ले थोड़ी देर के लिए, Q0, क्योंकि ये काल्पनिक आवेश है, कहीं भी माना जा सकता है, आपको कोई और नहीं, जब आपको कल्पना करनी है तो सिर्फ Q0 रख सकते हो। तो मैंने ये माना कि ये अगर प्लस क्यू है और ये क्यू, ये प्लस ही क्या तो चिन्ह है, तो प्लस प्लस वाले को प्रतिकर्षित करता है, मतलब प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा दूर की ओर होगी, दूर की ओर। तो हमने क्या किया, इसके लिए यहाँ से एक हम, अगर प्लस क्यू आवेश के कारण इस Q0, ये प्लस क्यू इस Q0 को क्या करेगा, धक्का देगा, और धक्का किधर की ओर, बाहर की ओर, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर E1 हो जाएगी। अगर हम आपसे ये बात कहें कि माइनस क्यू आवेश इस प्लस क्यू को क्या करेगा, तो बोलोगे माइनस क्यू प्लस क्यू को आकर्षित करता है, क्योंकि दो विपरीत प्रकृति के आवेश, एक प्लस एक माइनस या एक माइनस एक प्लस, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करेंगे तो इधर की ओर आकर्षित करेंगे, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर की ओर होगी। ये हो गई वैद्युत क्षेत्र की दिशा, इधर की ओर दर्शा देते हैं, ये दिशा हो जाएगी E2 की, ये दिशा E2 की, E2 को भी अलग कलर से दिखा देते हैं,
तो यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, और ये E2, और ये E2 किसके कारण आई है? माइनस क्यू आवेश के कारण। माइनस क्यू आवेश के कारण क्या आएगी? E2, और प्लस क्यू आवेश के कारण E1। E1 की दिशा दूर की ओर, E2 की दिशा पास की ओर, आवेश की ओर होती है। अब यहाँ से हम आसानी से लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखते हैं, यहाँ से हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इस तीव्रता को किस फार्मूले से लिखेंगे हम लोग? E बराबर 1/4πε0। और अगर हम ये मान लें कि ये सारी चीज़ें जो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? K। देखो ये तो निर्वात के लिए होता है, अगर माध्यम आ जाए तो बस माध्यम के परावैद्युतांक के लिए यहाँ K कर देंगे। तो यहाँ पर क्या मैंने कर दिया? K, ठीक है। और क्या होगा? Q/R²। इस फार्मूले से आपको यूज़ करके लिखना है। अब अगर हम आपसे ये कहें कि ये प्लस क्यू आवेश, ये किसके कारण निकालो? क्यू के कारण। ये आर क्या होगी? देखो ई की किसके कारण अभी निकाल रहे हैं? प्लस क्यू आवेश के कारण। तो ई प्लस क्यू के कारण कौन सा है? E1। तो ई को किस में रिप्लेस करेंगे हम? E1 पे। तो E1 बराबर क्या बनेगा? ये कांस्टेंट वैल्यू है, सेम लिखा रहने देंगे। और के क्यू की जगह पे तो क्यू ही है, तो क्यू लिखेंगे आर। ये दूरी है, दूरी कितने लिखेंगे? किस आवेश से ले रहे हैं? प्लस क्यू से। कहाँ पर निकाल रहे हो? पी पर। तो क्यू से पी तक की दूरी चाहिए, तो क्यू से पी तक की दूरी देखो ये कितनी है? R-L। क्यू से पी तक की दूरी R-L। तो R की जगह पे हम क्या कर देंगे? R-L का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अगर हम अब इसी तरह निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसके लिए देखो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसके लिए हम क्या मान लेंगे? देखो अब दोबारा बार बार लिखने की जरूरत नहीं, इसके ये इसी फार्मूले को यूज करेंगे। ई की जगह में इस बार माइनस क्यू के कारण कौन सा है? E2 है, तो लिखेंगे E2। क्या लिखेंगे? E2। यहाँ से लिख देते हैं E2। और क्या होगा? 1/4πε0 के क्यू, क्योंकि आवेश के साथ चिन्ह नहीं लेना है आपको, ये तो प्रकृति बताता है कि माइनस है। और दूरी R की जगह पे यहाँ से माइनस क्यू से निकाल रहे हो, तो माइनस क्यू से लेकर P तक की दूरी, माइनस क्यू से P तक की दूरी कितनी? R+L। तो यहाँ से क्या लिख देंगे? R+L का होल स्क्वायर। और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। बस अब आपको लिखना है कि बिंदु P पर, देखो प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण हमने बिंदु P पर निकाल लिया। अब अगर हम इन दोनों का परिणामी निकाल दें तो परिणामी ही क्या बन जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव, क्योंकि माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर क्या बना? वैद्युत द्विध्रुव। तो अगर मैंने प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण दोनों के लिए निकाल लिया, अब इनका जो परिणामी आएगा वही वैद्युत द्विध्रुव कारण माना जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर होगी। तो अगर आपसे पूछे कि परिणामी कितनी होगी, तो देख लेते हैं। लिखेंगे बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो परिणामी निकालने का हम एक सबसे आसान तरीका बता देते हैं आपको, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में शायद पढ़ा होगा। तो वहां पर आया था कि अगर दो सदिश हैं आपके पास P और Q हो, तब परिणामी इनका जो परिणामी आएगा वो PQ बराबर आता है। क्या आता है? PQ। और वो किसके बराबर आ रहा था? अंडर रूट में P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ये बन के आ रहा था। ठीक है, ये था परिणामी का सूत्र। अब अगर मेरे पास यहाँ PQ दो सदिश न होकर अपने पास कौन सी है? E1 और E2, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। इसके लिए प्लस क्यू के कारण E1 है, माइनस क्यू के कारण E2 हुआ। तो
आप P की जगह पे E1 रखोगे और Q की जगह पे E2 रखोगे। तो देखो परिणामी अगर हम बात करें, देखो ये E1 E2 है, और जब E1 E2 इनका अगर परिणामी निकालते हैं तो उसे क्या लिखते हो, सिर्फ E। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, E लिख देता हूँ, यहाँ से मैं E, परिणामी E होगा। और क्या होगा, देखो यहाँ से P की जगह पे क्या रखना है, E1 का, तो E1 स्क्वायर प्लस Q की जगह पे तो E2, तो E2 का स्क्वायर प्लस 2P की जगह पे E1, Q की जगह पे E2, और कॉस थीटा की जगह पे आपको समझना है, थीटा क्या होता है, P और Q दोनों सदिशों के बीच का कोण होता है। अब देखो एक E उधर जा रहा है, एक E2 इधर जा रहा है, इन दोनों के बीच का कोण ये कोण कितना होगा, तो आप बोलोगे 180 अंश, 180 अंश। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180, यहाँ से कितना आएगा 180। तो फिर अगर आपसे ये देखे कि निकालने के लिए, तो ये क्या आएगा, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, और ये cos 180 अंश की वैल्यू होती है माइनस का 1, और माइनस का 1 यहाँ और 2 इधर, तो माइनस और प्लस मिलकर माइनस आएगा, और 1 का गुणा 2 में करो तो 2 ही रहेगा, और ये E1 इंटू E2 बनेगा। अब आप ये गौर से देखो, तो ये E बराबर मेरे पास इतना आ गया, ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर इसको a इसको b मानो तो फार्मूले के हिसाब से पढ़े जाते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बना, और a प्लस ए ये किसका फार्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये किसको बनाता है, रूट में E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर। और आपको पता है कि स्क्वायर से रूट हट जाता है, जैसे ही हटेगा तो इसका ये E बराबर कितना निकल के आ जाता है, यहाँ लिख देते हैं। तो E बराबर टोटल क्या आता है, रूट से स्क्वायर हटा तो क्या बचेगा, E1 माइनस E2, और यही क्या है हमारा परिणामी का सूत्र। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, परिणामी का सूत्र। तो अगर आपको ये फार्मूला नहीं आता है तो आपको याद रखना है E1 माइनस E2 होगा इनका परिणामी। तो हमने लिखा बिंदु P पर वैद्युत छेद, परिणामी वैद्युत छेद की तीव्रता, तो इसको हम क्या लिखेंगे, E बराबर E1 माइनस E2। अब इन दोनों की वैल्यू बस पुटअप करनी है हमें। देखो E की वैल्यू कहाँ पर है, इस E1 की वैल्यू, E1 ये है, तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे में R माइनस एल का होल स्क्वायर, R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस E2 की वैल्यू ये है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे में कितना है, R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये बन गया। अब आप गौर करो इसमें, तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये 1/4 Q और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये दोनों कॉमन है दोनों पे इनमें से, तो हम क्या करते हैं, इनको कॉमन कर लेते हैं। तो Q बटे पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, जैसे इतना कॉमन करते हैं तो देखो कोष्टक पे क्या बचेगा, अपने पास से बचने वाला है, इससे एक ये बचा, और बटे में ये R माइनस एल का होल स्क्वायर बना, माइनस इससे ये एक बचा, और ये R प्लस एल का होल स्क्वायर, इतना बचा। अगर अब इसको हल करने की कोशिश करें हम, तो क्या आएगा, Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, देखो इन दोनों का लासा लेना है आपको, ये भिन्न बन रहे हैं, अंश बटे हर, तो इनको लासा लेकर करते हैं। कैसे करोगे, इन दोनों का लासा लेना है। और जब अंग्रेजी के अक्षर से लिखे हो, और आप शायद हो सकते हैं कि आप बायोलॉजी से हो, तो आपको क्या करना है कि इन दोनों को सिर्फ लिख दिया जाता है, और वही हो जाएगा हमारा लासा, R माइनस एल का होल स्क्वायर, और दूसरे पे R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब आपसे ये पूछा जाए कि अब इसको हल कैसे करोगे, तो देखो अगर इसकी बात करें, इसको हल करें, तो R माइनस एल का होल स्क्वायर इसका गुणा इस इधर कर दो, और ये R प्लस एल का होल स्क्वायर का गुणा इसका इधर कर दो, तो क्या आएगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर का एक में करोगे तो कितना आएगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर। क्यों, जैसे आप 5 का गुणा एक में करो तो 5 आता है, 10 का गुणा एक में करो तो 10 आता है, 20 का गुणा एक में करो तो 20 के 20 आता है। वैसे ही R प्लस एल का होल स्क्वायर का गुणा एक में करेंगे तो कितना आएगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा, R माइनस एल का होल स्क्वायर। ये माइनस चिन्ह अपनी जगह पे है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ कर दे रहे हैं, ये क्या चल रहा है, E बराबर चलता आ रहा है, ये E है, ठीक है। एक लाइन यहाँ पर और कर देते हैं, तो क्या आएगा, Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और देखो इसको तोड़ो, A प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है तो क्या आएगा, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो
एल आर हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो वो आर एल भी लिख सकते हो, एल आर भी लिख सकते हो। अगर किसी को दिक्कत हो आप में से तो ये आर एल भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। और यहाँ से ये माइनस चिन्ह माइनस लगाया, ये आर माइनस एल। जब भी किसी कोष्टक से पहले माइनस मिले तो जो आगे आने वाला उसको कोष्टक में एक बार लिखते हैं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ऐसे करेंगे। और ये है बटे में क्या आ जाएगा, देखो ये r माइनस एल है, ये r प्लस एल है। कोष्टक के स्क्वायर की बात अभी छोड़ दो, इनकी देखो r माइनस एल r प्लस एल। तो ये ऐसा बना रहे हैं क्या, a माइनस बी a प्लस बी, और a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। तो अगर हम इनकी बात करें स्क्वायर वाले को हटाकर, तो इनके अंदर अंदर की बात करें r माइनस एल r प्लस एल की, तो क्या बनाएंगे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, अंदर r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और बाहर स्क्वायर तो लगा ही है तो बाहर स्क्वायर कर देंगे। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम यहाँ से e की बात करते हैं तो e कितना आएगा, ये q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के चलता रहेगा, q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। और यहाँ पर कितना आएगा, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। अब ये देखो जब कोष्टक के अंदर माइनस की एंट्री होगी तो जो प्लस के चिन्ह वो माइनस के साथ, जो माइनस के चिन्ह वो प्लस के साथ खुलेंगे। तो ये r स्क्वायर प्लस का है, एल स्क्वायर प्लस का है, तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये माइनस का 2rl माइनस का है तो माइनस बाहर लगा है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का 2rl। और बटे में कितना आएगा, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखो तो ये माइनस का है, ये प्लस का कैंसिल, ये माइनस का है, ये प्लस का कैंसिल हुआ। तो ई बराबर कितना आएगा, क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। और देखो यहाँ से आप सीधे 2rl प्लस 2rl दोनों प्लस प्लस के हैं तो जुड़ गए, तो कितने हो गए 4rl, 4rl ये है r। और बटे में कितना है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना बन गया। अब अगर हम आपसे ये कहें कि क्या इस क्यू को उधर भेजा जा सकता है, तो आप कह सकते हो कि हाँ, क्योंकि देखो अगर ई लिखे इसको तो क्या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। और ये 4 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 गुणे, ये 2l अलग कर ले, 2 गुणे में 2rl ऐसे किया जा सकता है। 4 को मैंने क्या लिख दिया 2 गुणे 2, और ये rl, ये क्यू भी इधर भेज दो, तो ये भेज दिया मैंने क्यू। बटे में कितना है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर यहाँ से फिर देखें तो ई बराबर कितना आएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अगर आपको ये दिक्कत हो कि क्यू कहाँ चला गया, तो ये क्यू यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, जब कोई चिन्ह ना दिखे तो गुणे के चिन्ह मानते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर गुणे गए। और गुणे पे किसी भी वैल्यू को कहीं भी ले जा सकते हो, यहाँ से यहाँ तक अगर होता तो यहाँ कहीं तक ले जा सकते हैं हम लोग, जहाँ से मर्जी हो गुणे वाले को यहाँ से वहाँ तक ले जा सकते हैं आसानी से। तो ये इस क्यू को मैंने उधर भेज दिया। अब आपसे ये कहें कि आर को थोड़ा सा इधर ले आओ, इस आर को इसके पास ले आओ, तो गुणे पे है तो ले आ सकते हो। तो ये 2r हो गया इधर, और गुणे पे उधर क्या बचा 2l क्यू, और बटे में क्या आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मैंने क्या किया, इस r को ये गुणे पे, इस r को मैंने इस 2 के पास दे दिया, तो 2r हो गए, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये क्या हो गया 2l क्यू, ये 2rl था तो r इसको पास आ गया तो 2l बचा, 2r2l। अब आपने ये पढ़ा होगा कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये p ये क्या है 2l, और 2l क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वो आपको हम बता देते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है। और P क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव की किसी एक आवेश, क्योंकि आवेशों में हमें प्रकृति नहीं लेनी, तो किसी एक के आवेश की बात करो, चाहे इसको इक्वल हो चाहे इसकी इक्वल हो, तो क्यू ही लेंगे। और क्या लिखेंगे, किस वैद्युत द्विध्रुव किसी एक आवेश और आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर क्या बनेगा, अगर देखें तो 2l और ये साथ में क्या आ गया Q, तो P को हम क्या लिख सकते हैं 2lq। तो मैंने इस 2lq को किस में चेंज कर देंगे हम P पे, तो यहाँ से आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2r ये है, और गुणे पे कितना आ गया P, और बटे में कितना आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब आपको एक बात गौर से याद रखनी है,
देखो ये वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा जब आप सीखोगे सुनोगे तो उसमें क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय या समायोजन है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर होते हैं। कितनी दूरी पर? अति अल्प। इसका मतलब बहुत ही कम दूरी पर होते हैं। तो आप ये समझ गए होगे कि ये जो इनके बीच की दूरी 2l है ये बहुत ही कम होती है। कितनी? बहुत ही कम। अगर आपसे ये कहें कि ये अगर 2l बहुत ही कम है तो उसका आधा ये ll कितना होगा, तो आप बोलोगे तो वो तो बिल्कुल नगण्य सी हो जाएगी। तो और फिर अगर हम बात ये करें कि l नगण्य हो गई, अब दूसरी बात ये देखो कि o से p, ये p तो कहीं भी हो सकता है, यहाँ है वहां है कहीं और दूर भी जा सकता है। तो इसका मतलब r तो कुछ भी हो सकती है, बड़ी सी बड़ी वैल्यू, लेकिन l क्या हो गई? बहुत ही नगण्य। तो r के सापेक्ष अगर इस l की बात करें तो r की तुलना पे l क्या हो जाएगा? बिल्कुल छोटा। जैसे कि ये मान लो हाथी है और ये आपके लिए चींटी से काम करेगा, तो हाथी के आगे इस चींटी को नगण्य मान लेंगे। बस यही आपको लिख देना है कि यदि r मच 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 ग्रेटर इक्वल l, यदि r बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है l से, तब l स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लेना है आपको। ठीक है, तब क्या लेना है? l स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब जैसे ही रखोगे ये वैल्यू पुट अप करोगे तो ये क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2rp गुणा कर दिया मैंने, और बटे में कितना आएगा? ये है r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर की जगह पे 0 इसका स्क्वायर। अब यहाँ से e बराबर कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2rp, और बटे में देखो ये कितना आएगा? यहाँ से देखो 0 को कोई मतलब नहीं रहा, r स्क्वायर का स्क्वायर करो तो 2 दूनी 4, तो r की पावर कितनी आ गई? 4। अब यहाँ से आप देखोगे तो अगर हम आपसे ये कहें कि ये r की पावर 1 है और ये r की पावर 4 है, तो 1 ऊपर है और ये 4 नीचे, तो 1 कैंसिल कर देंगे नीचे वाली को, क्योंकि ये ऊपर और नीचे वाले करते हैं। तो जैसे इसकी पावर 1 है, जब कुछ ना दिखे तो इसकी पावर कितनी होती है? 1 पावर से इसकी 1 पावर कैंसिल, तो ऊपर से r खत्म, नीचे से r की पावर 3 बचेंगी। तो e बराबर कितना आएगा आपके पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये बचेगा 2 और साथ में क्या रहेगा? p, क्योंकि r तो कैंसिल हो गया, और बटे में इसकी एक पावर, इस r से इसकी एक पावर कैंसिल हो गई, तो कितनी बचेगी? r की पावर 3। ये बन जाएगा आपका आंसर। ये है फाइनल डेरिवेशन। इसमें आपको एक महत्वपूर्ण बात ये है कि इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, इसको क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान बढ़ाओगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी, क्योंकि E अनुक्रमानुपाती है P के। दूसरी बात यह है कि अगर दूरी आप बढ़ा रहे हो, वैद्युत द्विध्रुव से बिंदु P तक की जो दूरी r है वो बढ़ाते जाओगे, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके घन के रूप में कम होती जाएगी, क्योंकि देखो r क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ से क्या बात मिला आपको कि E जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है 1/r की पावर 3 की, जब वैद्युत द्विध्रुव कार्य और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हो, और जो E है वो अनुक्रमानुपाती होगी सीधे P के। ये 2 कैलकुलेशन आपके पास निकल आए। अब आप ये कहोगे कि अगर दूरी 1 है तो जितनी होगी, अगर सीधे 2 करोगे तो उसके 2 का कितना घन होता है? 8, तो सीधे 8 से भाग करके निकालना पड़ेगा। मतलब ये आप एक भाषा में कह सकते हो कि जो दूरी अगर बढ़ाओगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके घन के रूप में कम होती जाएगी, उसके घन के रूप में कम होती जाएगी, क्योंकि ये बटे में है, और P बढ़ाते जाओगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाएगी। ये रहा आपका पूरा डेरिवेशन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। थैंक यू सो मच।